नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने उषा कविता का अनुवाद किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे उषा कविता के मुख्य अभ्यास के प्रश्न। मैंने प्रयास किया है कि इस कविता से कोई प्रश्न छूटे ना, शेष ना रहे। यदि आप विद्यार्थियों मेरे चैनल पर नए हो और आपको रेगुलर निरंतर अपना सिलेबस इसी प्रकार से करते रहना है जैसे कि एक क्लास टीचर पढ़ाता है, क्लास टीचर की बातें आप अपने विषय को करते रहिए, तो आज ही अभी से आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाला बटन अवश्य रूप से दबा दें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भोर के समय का आकाश कैसा है भाई? काला है, नीला है, लाल है या पीला है? देखिए उत्तर इसमें है ना, नीचे दिए गए हैं। तो पहले का जो उत्तर जिस तरह से ख है, तो हमने कविता पढ़ी तो इसका उत्तर क्या है? नीला। कवि ने लाल केसर कहा है, किसे कहा भाई? केसर की क्यारी को, लाल फूलों को, उषा की लालिमा को या सिल्क के रंग को? तो यह उत्तर आएगा इसका उषा की लालिमा को। उषा कविता में कवि ने सलेट किसे कहा है? भोर के आकाश को, धरती को, बच्चों को के खेलने की स्लेट को या फिर चौके को? देखिए इसका जो उत्तर है तीन का क, भोर के आकाश को, यानी जो प्रातःकालीन सूर्य होता है उदित होते हुए समय जो आकाश होता है कालिमा से युक्त, उसे कहा है। कवि ने नील जल में गौर झिलमिल दे में वर्णन किया है हिलते हुए सरसों के फूल का, नीले जल में नहाती हुई गौर स्त्री का। यही उत्तर आएगा भाई इसका। उषा कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या है भाई? भोर के नभ का वर्णन, अलंकार योजना, नवीन बिंब योजना या फिर भाषा शैली? तो देखिए 5 का जो ये 4 का ये प्रश्न है, तो 4 के प्रश्न का उत्तर है ग। तो ग में क्या है? नवीन बिंब योजना। तो कवि ने नवीन प्रयोग किया इस कविता में। उषा कविता की प्रमुख विशेषताएं, भोर के नभ का वर्णन करते हुए अलंकार, ये रिपीट है भाई क्वेश्चन, तो नवीन बिंब योजना। अब देखते हैं इसमें एक नंबर के क्वेश्चन। उषा के रचयिता कौन हैं? तो उषा कविता के रचयिता जैसे कि हमने पीछे देखा है कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो ये भी हमें पता है, भोर के आकाश का वर्णन किया है। प्रातःकालीन आकाश का रंग कवि को कैसा लगा? तो भाई कवि को का जो रंग है प्रातःकालीन आसमान का, वो नीले शंख जैसा लगा। राख से लिपा हुआ चौका कवि ने किसे कहा है? राख से लिपा हुआ चौका कवि ने भोर के समय के आकाश को बताया है। लाल केसर से धुली हुई काली सिल में किस दृश्य का चित्रण किया गया है? तो इस पंक्ति में भोर के नीले आकाश में छाए हुए उषा के लाल शुभ्र प्रकाश का चित्रण किया गया है भाई। लाल खड़िया चाक से मली गई सलेट, इस पंक्ति में लाल खड़िया और सलेट किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं भाई? लाल खड़िया उषा की लाली के लिए और सलेट आसमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, कविता में नील जल से किसकी तुलना की गई है? तो कविता में नील जल से नीले आकाश की तुलना की गई है। गौर झिलमिल दे द्वारा किस परिदृश्य का चित्रण हुआ है? तो गौर झिलमिल दे के द्वारा सूर्योदय से पूर्व आकाश में छा रहे प्रकाश के दृश्य का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, उषा का जादू भरा दृश्य कब और क्यों अदृश्य हो गया? प्रातःकालीन या उषाकालीन सूर्योदय के कारण अदृश्य हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश होने पर उषा की लालिमा समाप्त हो गई और पीला प्रकाश भी नहीं रहा। कविता में प्रकृति चित्रण की कौन सी विशेषता सामने आई है? तो उषा कविता में कवि द्वारा प्रस्तुत नवीन बिंब योजना द्वारा प्रकृति दृश्यों को प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि नवीन बिंब वाला क्वेश्चन मैंने पीछे कर भी लिया था। अगला है, आज भोर और उषा के ऐसे दृश्य कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो ऐसे दृश्य ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नगरों में बहुमंजिली भवनों में ऐसे दृश्यों का दर्शन होना दुर्लभ है।
अगला है कवि शमशेर बहादुर सिंह काव्य रचना के क्षेत्र में किसके लिए विख्यात हुए? तो इनकी एक रचना थी जो है चुका भी हूँ मैं। शमशेर ने अपनी रचनाओं में बिंब विधान और शब्द चित्रों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं। उनको प्रयोगधर्मी कवि के रूप में कहा जाता है। कविता में आए अलंकारों का उल्लेख कीजिए। उषा कविता में उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब देखिए थोड़े से बड़े प्रश्न है भाई। कविता में किन किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कवि ने नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल सलेट, नीला जल और गौर युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देकर के यह कहा जा सकता है कि उषा कविता की गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। ये भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नवी कविता में कोष्टक विराम चिन्ह पंक्तियों के बीच में स्थान में कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टकों से कविता के विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। नई कविता के कवियों में ने नए नए प्रयोगों से स्वयं को अलग दिखाना चाहा है। शमशेर बहादुर सिंह ने कोष्टकों का प्रयोग किया है। कोष्टकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित है तो दूसरे पूरक का काम करती है। वह कथन को स्पष्टता प्रदान करती है। यहाँ अभी गीला पड़ा है वाक्य में कोष्टकों में दिया गया है जो प्रातःकालीन सुबह की नमी व ताजगी को व्यक्त करता है। कोष्टकों से पहले के वाक्य में से काम की पूर्णता का पता तो चलता है परंतु स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है। गीला पड़ने से कथन अधिक प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्य उदय के साथ टूट जाता है। उषा कविता सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं और इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सील पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाना, प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने के साथ ही ये दृश्य समाप्त हो जाते हैं। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसका आशय क्या है? इसमें कोई कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लगता है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी को मल दिया हो। कवि आकाश में उभरे लाल लाल बिंबों के बारे में बताना चाहता है। अगला प्रश्न है, भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों? तो कवि कहता है कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लिपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, उषा कविता में प्रातःकालीन आकाश की पवित्रता, निर्मलता और उज्ज्वलता से संबंधित पंक्तियों को बताइए। पवित्रता राख से लिपा हुआ चौका, निर्मलता बहुत काली सिल जरा से केसर से कि जैसे धुल गई हो, उज्ज्वलता नीले जल में या किसी गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के बारे में क्या कहा है? सिल और स्लेट का उदाहरण देकर के आकाश स्लेट के रंग की जो समानता है वह आकाश के रंग से की है। भोर के समय आकाश का रंग गहरा काला नीला काला होता है और उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा मिली हुई होती है। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों?
उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम एवं धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा नरम और धुंधला होता है, इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख करके साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो भाई पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रश्नोत्तर भाई, उषा कविता में है किसका वर्णन भाई? सूर्योदय का वर्णन है, सूर्यास्त का वर्णन है, बादलों का या सवचित्र का, सवेरे का। तो ये क्या है? सवेरे की लालिमा का वर्णन है। लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि ने उषा की लालिमा के आकर्षक दृश्य को पाठकों के हृदय में उतारने के लिए कवि ने दो सुपरिचित उपमानों को चुना है। लाल केसर से बना रंग भी उषा की लालिमा जैसा ही होता है। यदि उससे काली सिल को धो दिया जाए तो आकाश में उषा की लालिमा के दृश्य का आभास कराया जा सकता है। इस प्रकार स्लेट का रंग भी काला होता है। उस पर यदि लाल खड़िया या चाक मल दिया जाए तो उसके माध्यम से काले या नीले आसमान या आकाश में उषा की जो लाली को मन के पेट पर उतारा जा सकता है। इन दोनों उपमानों से कवि उषा काल के जादू को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है। अगला प्रश्न है, उषा कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है भाई? कवि शमशेर बहादुर सिंह जो हिंदी कविता के प्रयोगवादी कवि में से प्रमुख स्थान रखते हैं, उषा कविता में प्रकृति चित्रण के माध्यम से कुछ नए प्रयोग दिए हैं। इस कविता में निहित संदेश यही है कि कवि परंपरा से हटकर के नवीन उपमानों के प्रयोग से पाठकों की प्रकृति के प्रति रुचि बढ़ाना चाहता है। कवि ने पाठकों के साथ ही कवियों को भी चुनौती में संदेश दिया है, वे परंपरा से हटकर प्रकृति के प्रति लोगों का अनुराग जगाएं। अगला प्रश्न है, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता क्या है भाई? तो शिल्प होता निर्माण करना भाई। शमशेर एक प्रयोगवादी कवि हैं। उन्होंने कविता के शिल्प कला पक्ष में नए नए प्रयोग करने में आनंद आता है। और कविता उषा में भी कवि ने भोर के प्रतिपल बदलते परिदृश्य को शब्दों में बांधने के लिए नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। प्रातःकालीन आकाश को नीला शंख या राख से लिपा हुआ गीला चौका, काली सिल पर लाल केसर, लाल खड़िया चाक से मली हुई स्लेट या नीले जल में झिलमिलाते हुए गौरवर्ण शरीर जैसे नए उपमानों से प्रस्तुत किया है। अतः उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता उसमें नवीन बिंब योजना है। शमशेर बहादुर सिंह, उषा का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भोर होने को है, गहरा नीला आकाश एक विशालकाय नीले शंख जैसा लग रहा है और नीले आकाश में भोर का धुंधला प्रकाश ऐसा लगता है मानो वह राख से लिपा गया चौकी हो और जो अभी गीला चौका हो, जो अभी गीला पड़ा हो, अथवा आकाश एक विशाल काली सिल है जिसे लाल केसर के जल से धो दिया गया हो, और या नीले आकाश में उषा की यह लालिमा ऐसी लगती है मानो स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया गया हो, अथवा नीले जल में झिलमिलाती किसी रमणी का गोरा शरीर जो लहरों के जल में हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लो अब सूर्य का उदय हो गया है, धीरे धीरे यह मनमोहक दृश्य अदृश्य होता जा रहा है। प्रातः के नभ को बहुत नीला शंख जैसा बताकर कवि आकाशीय दृश्य से क्या विशेषता बताना चाहता है? तो इस कविता में ग्रामीण क्षेत्र से के दूर दूर तक के दर्शनीय आकाश के प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। भोर के समय सूर्योदय से पहले धुंधलके में आकाश गहरा नीला या काला सा प्रतीत होता है। इस रंग में भोर के हल्के उजास यानी उजाले का विचित्र मिश्रण है, अतः इसमें एक बहुत हल्की सी दमक होती है। कवि ने इसी कारण बहुत नीला शंख जैसा बताया है। शंख में एक प्राकृतिक दमक होती है। भोर के आकाश के लिए कवि ने राख से लिपा चौका अभी गीला पड़ा है उपमान का चुनाव क्यों किया? अपना मत प्रस्तुत कीजिए। ग्रामीण घरों में आग भी रसोई घर को ये ग्रामीण घरों में आज भी रसोई घर को चौका कहा जाता है भाई, और उसके फर्श को गोबर और मिट्टी से लिपा जाता है। ताज़ा पीला हुआ, ये गलत है भाई, ताज़ा लिपा हुआ फर्श गीला रहता है।
कवि ने इस घरेलू और सुपरिचित बिंब में थोड़ा सुधार करके उसे राख से लिपा हुआ बताया है। नीले आकाश में भोर के हल्के प्रकाश का मिश्रण किया है, उसे राख जैसे रंग वाला बना रहा है। इसी कारण कवि ने उसे राख से लिपा हुआ चौका कहा है। बहुत काली सिल जरा लाल केसर से धुल गई हो, इस पंक्ति में की काव्यगत विशेषताओं का परिचय कराइए भाई। तो इस पंक्ति में कवि ने एक सर्वथा नए घरेलू बिंब द्वारा प्रातःकालीन या उषाकालीन आकाश का वर्णन किया है। सामान्य घरों में आज भी मसाला, चटनी आदि पीसने के लिए सिल का प्रयोग या पत्थर का प्रयोग किया जाता है। पीसने के पश्चात सिल को धो दिया जाता है, किंतु प्रति यानी प्रातःकालीन आकाश के गहरे नीले रंग में उसकी लालिमा छिटकी हुई है। कवि ने आकाश को काली सिल और लालिमा से युक्त लाल केसर मिश्रित जल माना है, जिससे सिल को धो दिया गया है। इसके अतिरिक्त भाषा की सरलता और लाक्षणिकता तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें पंक्ति में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, स्लेट पर लाल खड़िया मलदी हो किसी ने, इस पंक्ति द्वारा कवि ने प्रातःकाल के किस दृश्य बिंब को साकार किया है। हाँ देखिए, नीले जल में झिलमिलाती गौरवर्ण देह का प्रयोग किस दृश्य के लिए किया गया है। तो इस बिंब में नीला जल नीले आकाश का प्रतीक है। आकाश में सूर्योदय से पूर्व का पीला प्रकाश गौरवर्ण देह द्वारा व्यक्त किया गया है। नीले जल में स्नान करती गौरवर्ण सुंदरी का झिलमिलाता शरीर बताकर इस बिंब द्वारा सूर्योदय पूर्व के आकाशीय दृश्य को प्रस्तुत किया जा रहा है। उषा का जादू क्यों टूट गया, स्पष्ट कीजिए। उषा काल के समय आकाश में मनमोहक लालिमा छाई हुई थी। जो सूर्योदय का समय निकट आ रहा था, आकाश का रूप पल पल में बदल रहा था। लाल से पीला हुआ और फिर सूर्य का उदय होते ही आकाश में श्वेत प्रकाश छा गई। सूर्य के इस प्रखर प्रकाश में उषा का काल का मन परे उषा काल का जो जादू है, जो मन पर पड़ने वाला था, यानी जो जादुई दृश्य था, वो अब धीरे धीरे अदृश्य हो गया। इस प्रकार उषा का जादू टूट गया। कवि शमशेर बहादुर को प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है। भाई पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रयोगधर्मी का आशय है भाई जो अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करे। शमशेर ने एक प्रगतिशील सोच वाले कवि हैं। उन्होंने परंपरा से हटकर अपनी कविता में शिल्प संबंधी नए प्रयोग किए हैं। उषा कविता का विषय प्रातःकालीन आकाश के दृश्यों का वर्णन किया है। कवि ने घरेलू बिंबों के माध्यम से दृश्य का अंकन किया है। आकाश को नीला, शंख राख जैसे लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली हुई सिल और लाल खड़िया चाक से मली हुई स्लेट कहा है। ये सभी प्रयोग नए हैं। अन्य कवियों ने भी प्रातःकाल के वर्णन किए हैं, लेकिन शमशेर बहादुर का यह बिंब विधान सबसे अलग है। प्रातःकालीन आकाश के रंग को व्यक्त करने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। विद्यार्थियों मेरे साथ बने रहिए, अभी ज़्यादा नहीं रहा है, 1 2 3 क्वेश्चन और हैं। तो कवि ने निरंतर रंग बदलते प्रातःकालीन आकाश के लिए भिन्न भिन्न और उपयुक्त उपमान चुने हैं। सर्वप्रथम कवि उसके लिए बहुत नीले संग जैसा उपमान प्रयोग करता है। इसके पश्चात भोर के नव को गीली राख से लिखे के रंग वाला बताता है। इसके लिए उन्हें राख से पुते चौके का उपमान बताया है। तीसरा उपमान बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से धुली। चौथा उपमान आकाश से स्लेटी रंग के लिए है और स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी गई हो। ये अंतिम उपमान नीला जल चुना गया है। अगला, कविता का विषय क्या है। कवि ने अपनी बात किस शिल्प द्वारा कही है। उषा कविता का विषय भोर के आकाश के पल पल बदलते प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करना है। प्रातःकाल यानी कवि ने प्रातः के इन परिदृश्यों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए कुछ नए बिंबों का प्रयोग किया है। कवि ने प्रतीकात्मकता वर्णन शैली के द्वारा आकाश के कुछ घरेलू बिंब प्रस्तुत किए हैं। यह कवि के काव्य की एक विशेषता है। उषा काल का प्रतिपाद्य उद्देश्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उषा एक प्राकृतिक चित्रण करने वाली सरल, सहज, नवीन, भाव उत्तेजक कविता है। कवि को उद्देश्य कविता के माध्यम से जहाँ ग्रामीण प्रवेश में उपस्थित उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य से पाठकों को परिचित कराना है, वहीं अपने नए नए शिल्पगत प्रयोगों को से चमत्कृत करना भी है।
कवि का यह विविध बिंबों से सजा प्रकृति चित्र हमें प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता है। ग्रामवासी तो नित्य ही प्रकृति की मन मधुकारी जादुई झांकियाँ देखते हैं। कवि ने विशेष रूप से नगर और महानगर वासियों को प्रकृति प्रेम की प्रेरणा दी है। अगला है, कवि शमशेर ने उषा कविता में विविध रंगों की रंगोली सजाई है। इस कथन पर अपना मत लिखिए। उषा कविता वैसे तो प्रकृति के मनमोहक सौंदर्य का एक सुपरिचित दृश्य प्रस्तुत करती है, किंतु इस छोटे से चलचित्र द्वारा कवि शमशेर ने सटीक शब्दावली का चुनाव करते हुए विविध प्राकृतिक रंगों से एक सुंदर रंगोली सी सजा दी है। कविता में नीले शंख जैसा बहुत नीला रंग है, खाखिया गिल्ली राख जैसा रंग, बहुत काला और काले लाल का मिश्रित रंग भी है। कविता में स्लेटी रंग और लाल रंग का मिश्रण आभास भी है। अतः अंत में कवि ने नीले रंग के बीच झिलमिलाते पीले रंग को भी रंगोली में स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, उषा नवीन बिंबों व उपमानों का जीवंत दस्तावेज स्पष्ट कीजिए। हिंदी में प्रयोगवादी कविता का युग आया तो कवियों ने परंपरा से चले आ रहे बिंब विधान और उपमानों के स्थान पर नए नए प्रयोग किए हैं। कवि शमशेर को भी प्रयोगधर्मी कवि कहा गया है। पाठ्यपुस्तक में संकलित उनकी कविता उषा उनके लिए नए प्रयोगों की प्रस्तुति करती है। उषा कविता में कवि ने भोर के दृश्य को चित्रित करने के लिए आकाश को नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली हुई काली सिल, लाल खड़िया से मली हुई स्लेट तथा नीले जल में हिलती किसी की गौर देख बताया है। ये सभी बिंब और उपमान नए प्रयोग हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी किसी ने। उषा कविता की यह पंक्ति बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश डालती है। पहले बच्चों को लिखना, गणित के प्रश्न हल करना आदि सिखाने के लिए स्लेट का प्रयोग होता था। लिखे को मिटाकर बच्चे बार बार स्लेट का प्रयोग करते थे। कभी कभी बच्चे खेल खेल में भी स्लेट पर मनचाही आकृतियाँ बना करके खुश हुआ करते थे। कवि द्वारा उषा कविता में स्लेट संबंधी उपमान बच्चों के मनोविज्ञान की ओर संकेत करता है। भाषा बिंब और लय का सुंदर मेल कविता उषा को अत्यंत आकर्षक बनाता है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए भाई। उषा कविता में कवि ने अपने बिंबों को पाठकों तक पहुंचाने के लिए सटीक शब्दावली का प्रयोग किया है। नीला शंख राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली हुई सिल, लाल खड़िया चाक, मली स्लेट, नील जल में झिलमिल देह, ये सभी शब्द समूह पाठक के अंतर्मन पर एक स्पष्ट शब्द चित्र अंकित करते हैं। कवि ने बिंबों का चुनाव भी हमारे नित्य जीवन घरेलू उपकरणों से किया है। इसके साथ ही अतुकांत होते हुए भी कविता में एक अंतर्निहित लय का आभास होता है। धन्यवाद विद्यार्थियों आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। तो हमने इस कविता में प्रयास किया है, इम्पोर्टेंट कविता है ये, कोई भी प्रश्न छूटे ना, इसके लिए सारे प्रश्नों को धीरे धीरे हमने कर लिया है। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।